हेलो स्टूडेंट्स, हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। लास्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 7 मैंने आपको कुछ नंबर करवाया था। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक का नाम लिखो, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ये हम कब बनाते हैं? जनरली जब डिसोल्यूशन से पहले का बैलेंस शीट नहीं दिया रहता है। अभी तक हम जितना भी नंबर किए उसमें डिसोल्यूशन से पहले का बैलेंस शीट दिया हुआ था, लेकिन अब जो नंबर करने जा रहे हैं उसमें डिसोल्यूशन से पहले का बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा और साथ में ये भी नहीं दिया होगा कि जब फर्म डिसॉल्व हुआ तो फर्म के पास कौन कौन से एसेट थे। तो जनरली हम वो एसेट का वैल्यू जानने के लिए मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। आप एग्जाम्पल देखो, 24 टीएस ग्रेवल का पेज 8.39 इलस्ट्रेशन 24 में देखो, हमको बैलेंस शीट नहीं दिया है और एक पैराग्राफ दिया है क्वेश्चन का और नीचे में लिखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब डिसोल्यूशन के समय उस पार्टनरशिप फर्म का बैलेंस शीट हमको बनाना है एंड ऑल्सो द नेसेसरी अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। उसके बाद फिर बनाना है नेसेसरी अकाउंट। नेसेसरी अकाउंट बोलने से क्या क्या बनाते हैं हम लोग? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये बनेगा बाद में, उसके पहले बनेगा एक बैलेंस शीट जिसको हम बोलेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्यों बोलेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट अभी बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, मेरे साथ आप भी बनाएं और अगर मैं जो लिख रहा हूं आपको नहीं क्लियरली दिखता है तो भी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं क्लियरली बोलता हूं तो सुन के भी लिख सकते हो तुम। मेमोरेंडम बैलेंस शीट मेमोरेंडम बैलेंस शीट ठीक है? ये बैलेंस शीट कब का है? जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। इसमें हम क्या लिखेंगे? वो एसेट और वो लायबिलिटी जो फर्म के पास था डिसोल्यूशन से तुरंत पहले, डिसोल्यूशन से तुरंत पहले। इसमें क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुआ, देखो लिखा है सेकेंड सेंटेंस का लास्ट में, सेकेंड लाइन का लास्ट में, ऑन द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन केस कैपिटल वॉज 1,25,030 रुपया।
कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल तो आता है लायबिलिटी साइड में, तो हमको कैपिटल दिया हुआ है ए का 1,25,030 रुपया, और बी का दिया है सिर्फ 2,070 रुपया, 2,070 रुपया। इस क्वेश्चन में दो ही पार्टनर हैं, तो इन दोनों को ऐड करने से 1,27,100 आएगा। ये दोनों का कंबाइंड कैपिटल है जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन या ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। और फिर बोलता है उसी दिन क्रेडिटर था 23,150, उसी दिन क्रेडिटर था 23,150, और उस दिन कैश था 4,520 रुपया, उस दिन कैश था 4,520 रुपया। फिर बोलता है रिमेनिंग एसेट रियलाइज्ड, बाकी एसेट इतना में बिका, तो ये जो अमाउंट है, ये जो ट्रांजैक्शन है 124,910, ये तो डिसोल्यूशन के बाद वाला है कि जब फर्म डिसॉल्व हुआ तो बाकी एसेट को बेचा गया और पैसा मिला 124,910, ये तो डिसोल्यूशन के बाद वाला है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। और एक्सपेंसेस दिया है डिसोल्यूशन का 1,860 रुपया, तो ये भी डिसोल्यूशन के बाद वाला है। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन तो बाद में ही होगा, ये भी बाद वाला है। फिर बोलता है ए और बी सॉल्वेंट हैं, मतलब ए और बी को अगर बोला गया पैसा लेके आओ तो लेके आएंगे, उनके घर में उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है बहुत, दे आर सॉल्वेंट। बस इतने इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में फर्म के पास कितना रुपए का एसेट था एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, उसमें से सिर्फ एक दिया है कैश, बाकी और सब कुछ दिया नहीं है, वही निकालने के लिए ये बनाया गया है, क्योंकि वो जब तक वो नहीं निकलेगा आगे हम नंबर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हैवी है लायबिलिटी साइड, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 150,250, 150,250। हाँ, यहां भी वही अमाउंट लिखेंगे 150,250, और यहां बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस आएगा 145,730, 145,730। इसको बोलेंगे सन्ड्री एसेट, मतलब फर्म के पास जितने भी एसेट थे एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कैश को छोड़ के उनका बुक वैल्यू ये था, और ये निकला है बैलेंसिंग फिगर।
ये निकला है बैलेंसिंग फिगर। तो सबसे पहले आपको ये बनाना पड़ेगा और इसमें से निकालना पड़ेगा ये सन्ड्री एसेट का वैल्यू। इसको हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्यों बोल रहे हैं? बैलेंस शीट की तरह तो बन रहा है लेकिन बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, लेकिन बैलेंस शीट कभी कोई चीज फाइंड आउट करने के लिए नहीं बनाया जाता है। बैलेंस शीट तो टैली करता है सारा बैलेंसेस डालने के बाद, बट यहां तो बैलेंस शीट बनाया जा रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए इसको बैलेंस शीट नहीं बोल के मेमोरेंडम बैलेंस शीट बोलेंगे। अब ये बनने के बाद ये एक नॉर्मल नंबर बन जाएगा, एकदम नॉर्मल नंबर। इसके बाद तुम तीनों अकाउंट बना लेना, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। इस क्वेश्चन में कैश है तो कैश अकाउंट बना लेना। देखो बुक वाला बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है और कैश अकाउंट बनाया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो लिखा हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका अमाउंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है। ए का है 125030, बी का है 2070। ठीक, फिर क्या करते हैं कैश अकाउंट में लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका अमाउंट भी दिया हुआ है 4520, देखो वही लिखा है। उसके बाद स्टेप वन में सारा एसेट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करते हैं कैश को छोड़कर, तो ये ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। चेक करो गया है रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में टू सन्ड्री एसेट 145730। स्टेप वन खत्म। स्टेप टू में आउटसाइड लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन का क्रेडिट में, देखो किया है 23150। स्टेप टू खत्म। स्टेप थ्री में एसेट को बेचते हैं और उसकी एंट्री स्टेप थ्री में 3 केस है, यहाँ खाली केस 1 आएगा। फर्म को एसेट को मार्केट में बेचा गया है, एसेट को मार्केट में बेचा गया है, पैसा आया 124910 दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसका एंट्री मैंने आपको लिखा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर आएगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश। देखो आया है बाय कैश, वहां लिखा है एसेट रियलाइज्ड 124910। फिर ये एंट्री कैश अकाउंट में भी आएगा, चेक करो आया है डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज्ड 124910। स्टेप 3 गया। स्टेप 4 में आउटसाइड लायबिलिटी पे करते हैं, इसका 2 केस दिखाया था, यहाँ सिर्फ केस 1 आएगा। केस 1 में हम लायबिलिटी को पे करते हैं, फर्म पे करता है। फर्म पे करने से एंट्री मैंने लिखाई थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। देखो आया है रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर पेड, और कैश अकाउंट में आएगा बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर पेड 23150। स्टेप 4 गया। स्टेप 5 में अनरिकॉर्डेड एसेट इस क्वेश्चन में नहीं है। स्टेप 6 में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वो भी नहीं है। स्टेप 7 में गुडविल वो भी नहीं है। स्टेप 8 में ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन वो है। कितना है एक्सपेंसेस 1860। कौन पे कर रहा है कौन बियर कर रहा है कुछ नहीं लिखा है, तो क्या माना जाता है कि फर्म पे कर रहा है और फर्म बियर कर रहा है, तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। देखो रियलाइजेशन का डेबिट साइड में आ रहेगा टू कैश, फिर लिखा है डैश एक्सपेंसेस, और ये कैश अकाउंट में भी आएगा बाय रियलाइजेशन। चेक करो आया है एक्सपेंसेस 1860। ये गया आपका स्टेप 8 गया 6 7 8, हाँ ये 8 गया।
अब 9 नंबर में रिलेशन अकाउंट क्लोज करते हैं। देखो रिलेशन अकाउंट में हैवी है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, तो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में 22680, वो लॉस है। और लॉस को दोनों पार्ट में डिवाइड कर दोगे उनके रेशियो में। रेशियो दिया है 4:3, 4:3, उसमें डिवाइड कर दोगे। अब यही लॉस कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में जाएगा टू रिलेशन अकाउंट। ए में 12960, बी में 89720। स्टेप 9 हो गया। स्टेप 10, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है या लोन टू पार्टनर है एसेट साइड में, उसका एंट्री करते हैं, वो नहीं है। स्टेप 11, पार्टनर लोन, अगर लोन पार्टनर का लोन दिया है फर्म को, वो स्टेप 11 में आता है, वो भी नहीं है। स्टेप 12 में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो भी इस क्वेश्चन में नहीं है। स्टेप 13 में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बनाए हैं, बुक वाला बनाया है, तुम बनाओगे, उसमें सारा एंट्री डाल दिए हैं। यहाँ पर ए का हैवी है क्रेडिट साइड, तो ए का आएगा टू कैश, और बी का हैवी है डेबिट साइड, तो बी का आएगा बाय कैश, मतलब बी पैसा लाएगा क्योंकि बी का कैपिटल कम था। तो कैपिटल उसका था कुल 2070, उसको लॉस ऑन रियलाइजेशन सहना था 9720, तो उसको बाकी पैसा लाना पड़ा। स्टेप 13 हो गया। स्टेप 14 में कैश अकाउंट टैली करेगा। तो बहुत इजी है, इसकी पूरा सेम है ये बनने के बाद। ठीक, हाँ, इसी से रिलेटेड और एक नंबर करेंगे। इसमें देखो, अब इलस्ट्रेशन 25 देखो, ये भी 24 जैसा है लेकिन ये थोड़ा अलग है। इलस्ट्रेशन 25 24 के जैसा है लेकिन ये थोड़ा अलग है। क्यों? थोड़ा क्वेश्चन देख के समझने का कोशिश करो। Why 25 is different from 24? Having certain similarity. ट्वेंटी 25 में ये सिमिलरिटी है कि दोनों में हमको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, क्योंकि फर्म के पास कितना रुपए का एसेट था एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन नहीं दिया है, तो दोनों में हमको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ये कॉमन है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो मेन ये है कि 24 नंबर में जो कैपिटल बैलेंस दिया था वो कब का दिया था? जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रहा है। 24 नंबर में कैपिटल बैलेंस हमको दिया था कब का? जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो रहा है। लेकिन 25 में कैपिटल हमको दिया है, क्वेश्चन देखो, PQR का 1 अप्रैल 2019 को, 1 अप्रैल 2019 को, और फर्म डिसॉल्व हुआ है 31 मार्च 2020 को। तो जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुआ कैपिटल उस दिन का नहीं दिया है, तो यहां पर हमको पहले निकालना पड़ेगा कि क्या कैपिटल है पार्टनर लोन का एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। पहले वो निकालेंगे, उसके बाद मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगा, उसके बाद आपको आता है। तो यहां पर हम पहले पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बिफोर डिसोल्यूशन। ये वर्किंग में बनेगा। ये जो मैं करने जा रहा हूं ये वर्किंग में होगा।
ये वर्किंग में होगा। यहाँ कितने पार्टनर हैं? यहाँ 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर। यहाँ 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर। अगर व्हाइट बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं जो बोल रहा हूं वो सुन सुन के लिख सकते हो। सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमको एक डेट कॉलम भी बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये बन रहा है बिफोर डिसोल्यूशन। बिफोर डिसोल्यूशन या बिफोर डिसोल्यूशन बोल सकते हो या एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बोल सकते हो। हाँ, या बोल सकते हो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। बिफोर डिसोल्यूशन अप्रोप्रिएट है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन बोलोगे तो भी चलेगा। अब कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन इस क्वेश्चन में आएगा बाय बैंक, क्योंकि वो बिजनेस शुरू किए हैं 1 अप्रैल 2019 को। ये एंट्री तो होगा 2019 का 1 अप्रैल को। उस दिन तो बिजनेस शुरू हुआ है तो बाय बैंक आएगा। 2 लाख, 2 लाख, 1 लाख। दो लाख, 2 लाख, 1 लाख। ठीक है। और फिर हमको दिया है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%। आपको मालूम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में आता है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो लाख का 5% होगा 10,000। और 1 लाख का 5% होगा 5,000। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो फर्स्ट ईयर लॉस हुआ है। फर्स्ट ईयर लॉस हुआ है और आपको पढ़ाया गया है कि जिस साल लॉस होता है उस साल इंटरेस्ट नहीं देते हैं। जिस साल लॉस होता है उस साल इंटरेस्ट नहीं देते हैं। आपको पढ़ाया गया है। आपको ये भी पढ़ाया गया है
कि हाँ अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि इंटरेस्ट को चार्ज मानना है तो देते, बट यहां तो क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, तो हम सेफली एज्यूम कर सकते हैं कि इंटरेस्ट को चार्ज नहीं मानना है, तो इंटरेस्ट तभी देंगे अगर प्रॉफिट होगा तो, बट यहां तो लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट नहीं देंगे। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है, तो ड्राइंग से तो कैपिटल घटता है, ड्राइंग से कैपिटल घटता है। ड्राइंग दिया है शायद सबका 20,000, सबका ड्राइंग दिया है 20,000। ठीक है, फिर लॉस दिया है 1.5 लाख और रेशियो है 4:3:3, तो लॉस तो डेबिट साइड में आता है, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। 60, 45, 45, ये उनका रेशियो में डिवाइड कर देंगे, रेशियो दिया हुआ है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:3:3, हो गया। बस डिसोल्यूशन से पहले ये दो चीज ही आएगा, ठीक है ना। अब यहां पर हैवी है क्रेडिट साइड, इसको ऐड करेंगे, सेम अमाउंट यहां लिखेंगे, यहां आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, ये पी का आएगा 1,40,000, क्यू का आएगा कितना 65 जाएगा तो 135 बचेगा, सी ये 1,20 आएगा, सॉरी ये 1,20 आएगा, और यहां पर 65 जाएगा तो 35 बचेगा। एक 1,20,000 पी का, एक 35 और 35, ठीक है। अब इसका डेट क्या रहेगा, इसका अगर 1 अप्रैल 2019 है तो इसका आएगा 2020, 31 मार्च आएगा, 2020 का 31 मार्च आएगा, और इसी दिन फर्म डिसॉल्व हुआ है, इसी दिन फर्म डिसॉल्व हुआ है, 31 मार्च 2020 को फर्म डिसॉल्व हुआ है, तो जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुआ उस दिन का कैपिटल हमको मिल गया। ये कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हम ये कैपिटल अकाउंट बनाएं, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट, उसके बाद हम बनाएंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट।
मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना आपको मैं सिखाया था लास्ट क्वेश्चन में। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, इसमें हम क्या डालते हैं, फर्म का जो भी एसेट है, जो भी लायबिलिटी है, जो भी कैपिटल है, डिसोल्यूशन से तुरंत पहले, डिसोल्यूशन से तुरंत पहले, तो डिसोल्यूशन से तुरंत पहले कैपिटल हम निकाल लिए, कैपिटल हम निकाल लिए। कैपिटल आपका आ रहा है पी का 1,20,000, क्यू का 1,35,000 35, और आर का 35,000, आर का 35,000, ये कैपिटल है। और क्या दिया हमको, क्रेडिटर दिया हुआ है 40,000, क्रेडिटर दिया है 40,000, और क्या दिया है, और क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ये 3,20,000 क्या है, ये 3,20,000 रुपए में एसेट बिका है, ये डिसोल्यूशन के बाद वाला कहानी है, ये नहीं आएगा। और 7,000 क्या है, एक्सपेंसेस है, ये भी बाद वाला स्टोरी है, ये भी नहीं आएगा। बस मेमोरेंडम बैलेंस शीट में सिर्फ इतना आएगा। इन सबको ऐड करने से चेक करो 3,30,000 आ रहा होगा, 3,30,000 आ रहा होगा। चेक कर लो इसको। 1,20,000 एक अमाउंट है, एक 35 है, 35 है और 40 है, हाँ 3,30,000 आ रहा है, ठीक है। और इस तो यही अमाउंट यहां पर भी आएगा 3,30,000, यही अमाउंट यहां पर भी आएगा, यही अमाउंट यहां पर भी आएगा। और इसको हम, ये है सन्ड्री एसेट, ये है सन्ड्री एसेट, और ये निकला बैलेंसिंग फिगर। मतलब जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुआ उस दिन फर्म के पास 3,30,000 का एसेट था। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम ये बनाए, और ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये जानने के लिए ये बनाए। तो वर्किंग में ये दोनों बनेगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, इस क्वेश्चन में दोनों वर्किंग में बनेगा, क्यों? क्योंकि आंसर में खाली बोला है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने के लिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट वर्किंग में बनाओगे, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बोल रहा है वो आफ्टर डिसोल्यूशन वाला, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल रहा है वो आफ्टर डिसोल्यूशन वाला, और कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसके बाद तो आपको करना आता है, उसके बाद आपको करना आता है, उसके बाद इसका स्टोरी खत्म। ये जो है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका स्टोरी खत्म। अब इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट को देखोगे और क्वेश्चन देखोगे और बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश अकाउंट। वो आपको मैंने बताया प्रीवियस नंबर में।
तो ये नंबर भी आपसे हो जाएगा। हाँ, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है। अभी इसका होमवर्क लिख के रखो, इसका होमवर्क लिख के रखो। अभी मैंने आपको इलस्ट्रेशन 24-25 कराया, ये टीएस ग्रेवल का नंबर था, पेज 8.39 ये करना, और उसके बाद इलस्ट्रेशन 26, प्रॉब्लम 43, 44 करना, टीएस ग्रेवल का इलस्ट्रेशन 26, प्रॉब्लम 43, प्रॉब्लम 44। हाँ, ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है। मैं आपको इसका और थोड़ा नंबर दे रहा हूं करने के लिए। सुनो, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हर चैप्टर के पीछे में इवैल्यूएशन क्वेश्चन होता है, वो इवैल्यूएशन क्वेश्चन करना है आपको, जैसे बाकी चैप्टर का किए इसका भी करना। इवैल्यूएशन क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पेज नंबर 8.63 में, 8.63 में आपको दिया है इवैल्यूएशन क्वेश्चन, वो करना। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करना, जो दिया हुआ है पेज नंबर 8.43 में, 8.43 में देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले दिया है ट्रू और फॉल्स, ये 1 से लेकर बिट 1 से लेकर बिट 12 तक है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, 1 से लेकर 10 तक है। फिर दिया है मैच द फॉलोइंग, फिर दिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक है। उसके बाद दिया है एमसीक्यू, उसके बाद दिया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी करीबन 26 टू दिया है। हाँ, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है, ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है। अब आपको अब मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जो चैप्टर खत्म हो जाता है उसका स्कैनर में जितना भी नंबर दिया है सारा सॉल्व कर लो। जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसका स्कैनर में जितना भी नंबर दिया है सारा कंप्लीट कर लो, ठीक है बच्चे लोगों। और रिवीजन का प्रोसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं। हर दिन कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा रिवीजन को दो, और रैंडमली चैप्टर सिलेक्ट करके सॉल्व करो, कोई 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर, जितना हो पाए 1 घंटे के अंदर। कभी कर लिए पार्टनरशिप का फंडामेंटल का, कभी कर लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, कभी कर लिए एडमिशन का, कभी रिटायरमेंट का, कभी फिर से फंडामेंटल, फिर से रिटायरमेंट, फिर से एडमिशन, ऐसे रैंडमली करते जाओगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त जो डाउट निकलेगा उसको रिवाइज करोगे, सब चैप्टर टच में रखोगे, ठीक है बच्चे लोगों। अब ये चैप्टर खत्म, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।